गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस के बारे में। पर ये गैमेटोजेनेसिस को डिटेल में अभी हम डील नहीं करेंगे। ये गैमेटोजेनेसिस का कुछ पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं ये गैमेटोजेनेसिस है क्या, उसके बाद कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं ये गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है। गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड से बनता है बेटा। एक है तुम्हारा क्या गैमेट, दूसरे का नाम क्या है तुम्हारा बेटा जेनेसिस। दो वर्ड से बनता है, एक है गैमेट, दूसरे का मतलब क्या है तुम्हारा जेनेसिस। तो गैमेट का मतलब क्या है तुम्हारा बेटा, ये गैमेट जो तुम्हारा क्या करता है तुम्हारा स्पर्म एंड ओवम को मिला के हम क्या कहते हैं गैमेट। तो गैमेट दो तरह का है, एक है मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट को हम नॉर्मली क्या कहते हैं स्पर्माटोजोआ, या फिर उसको हम क्या कहते हैं स्पर्म। फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं ओवम, या फिर उसको हम क्या कहते हैं ओटिड। पर बेसिकली ओवम एंड ओटिड दो अलग अलग चीज है। पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओवम को ओटिड ही वो बताया है। दूसरा जो टर्म है जेनेसिस, ये जेनेसिस का मतलब जब समझता है बेटा तो जेनेसिस का मतलब क्या है सिंथेसिस। तो सिंपल सा मतलब है जिस प्रोसेस में तुम गैमेट का सिंथेसिस करते हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सा चीज है, अगर तुम गैमेट का सिंथेसिस जिस प्रोसेस में करोगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। पर जिस प्रोसेस में हम मेल गैमेट का सिंथेसिस करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। यहाँ पर स्पर्म का सिंथेसिस होता है या फिर स्पर्माटोजोआ का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। दूसरा जो है ये जो फीमेल का जो ओवम या फिर फीमेल गैमेट को जिसको क्या कहते हैं ओवम या फिर ओटिड, ये ओटिड का सिंथेसिस करने प्रोसेस को क्या कहते हैं oogenesis। और ये जो टॉपिक है बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ नीट के बेसिस पे अगला क्या है तुम्हारा बोर्ड के बेसिस पे। तो हम इसको इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, पर आज हम बात करेंगे किसके बारे में तुम्हारा स्पर्माटोजेनेसिस के बारे में। तो बात करते हैं स्पर्माटोजेनेसिस क्या चीज है। तो सिंपल सा चीज अभी मैं बताया स्पर्माटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जिस प्रोसेस में या फिर जिस प्रिंसिपल के थ्रू तुम क्या करते हो गैमेट का स्पर्म का या फिर स्पर्माटोजोआ का सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। ये स्पर्माटोजेनेसिस में होता क्या है बेटा, जो स्पर्म का मदर सेल है जिसको हम क्या कहते हैं स्पर्माटोगोनियम। स्पर्माटोगोनियम, ये स्पर्माटोगोनियम एक डिप्लॉयड सेल है और ये डिप्लॉयड सेल क्या करेगा तुम्हारा बेटा हैप्लॉयड स्पर्म या फिर स्पर्माटोजोआ को वो कन्वर्ट होगा। स्पर्माटोजोआ जो कि एक हैप्लॉयड सेल है, ये जिस प्रोसेस में कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्पर्माटोजेनेसिस। तो यहां पर ये जो स्पर्माटोगोनियम जो कि डिप्लॉयड सेल है, ह्यूमन के केस में कितने क्रोमोसोम रहेगा उसके पास 46 क्रोमोसोम रहेगा। 46 क्रोमोसोम का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा 22 पेयर ऑटोजोम हो जाएगा एंड XY दो एलोजोम हो जाएगा। पर ये जो स्पर्माटोजोआ है ये स्पर्माटोजोआ हैप्लॉयड सेल है, इसके पास कितने क्रोमोसोम रहेंगे 23 क्रोमोसोम रहेंगे। कहने का ये मतलब है इसके पास आइदर 22 ऑटोजोम प्लस एक एलोजोम रहेगा या फिर 22 ऑटोजोम प्लस एक अनदर एलोजोम रहेगा। तो कहने का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है एक स्पर्माटोगोनियम से दो अलग अलग तरह का स्पर्माटोजोआ बनता है। कैसे बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्पर्माटोजेनेसिस। पहले कुछ चीजें यहाँ पर बात करते हैं स्पर्माटोजेनेसिस कहाँ पर होता है। तो स्पर्माटोजेनेसिस कंडक्टेड इन सेमिनिफेरस टिब्यूल, कंडक्टेड इन सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जो कि टेस्टिस के अंदर है, जो कि पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में। तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही किसका सिंथेसिस होता है स्पर्म का सिंथेसिस होता है। और जिस सेल से होगा वो सेल का नाम क्या है तुम्हारा बेटा मेल जर्म सेल। और ये मेल जर्म सेल का नाम क्या है तुम्हारा बेटा स्पर्माटोगोनियम या फिर स्पर्म मदर सेल जिसका नाम क्या है तुम्हारा बेटा स्पर्माटोगोनियम। और ये जो तुम्हारा स्पर्माटोगोनियम जो स्पर्माटोजेनेसिस करवाएगा
ये जो करवाता है इसके लिए एक हार्मोन की जरूरत होता है और वो हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर जो हार्मोन इन्वॉल्व रहेगा मेजॉरिटी में स्पर्मेटोजेनेसिस को जो हार्मोन कंडक्ट करवाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और याद रखो बेटा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन का सिंथेसिस जो सेल करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, इसको सिंथेसिस करने वाला सेल का नाम क्या है, लेडिज सेल, सिंथेसाइज्ड बाय लेडिज सेल। और ये लेडिज सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आउटसाइड द सेमिनिफ्रस्टिबल सिंथेसिस होगा और वो ये जो मेल जर्म सेल है या फिर स्पर्मेटोगोनियम है इसको स्टिमुलेट करेगा फर्दर सिंथेसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, या फिर क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा, इसको जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट्स, ये कब इनिशिएट होगा, इनिशिएट्स, ये इनिशिएट कब होगा तुम्हारा बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि जब हम बात करते हैं oogenesis के बारे में, जब हम आगे डिटेल में बात करेंगे oogenesis के बारे में, तो oogenesis बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है, पर यहां पर जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट्स आफ्टर प्यूबर्टी। तो ऐसा क्या होता है जिसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के बाद होता है, ये थोड़ा सोचने वाला चीज है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि प्यूबर्टी के बाद ही क्यों हुआ, उससे पहले ही क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से याद रखने वाला चीज ये है कि जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के दौरान एक हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का सिंथेसिस होता है जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं, जीएनआरएच। ये सिर्फ कब सीक्रेशन होता है, प्यूबर्टी में सीक्रेशन होता है। और ये जीएनआरएच कैसे इन्वॉल्व रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सिंपल सा चीज थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। तो मैं बताया ये जीएनआरएच को सीक्रेशन करने वाला जो ग्लैंड है बेटा उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स। दैट न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स सीक्रेशन करते हैं एक स्टिमुलेटरी हार्मोन का जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर दो वर्ड है, एक है गोनाडोट्रोपिक, इसको लिख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। देखो बेटा इसके बारे में तो ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार इसको एक रिकैप करवा देते हैं। ये जीएनआरएच है क्या एग्जैक्टली, तो देखो बेटा कोई भी हार्मोन के बाद जब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो तरह का होता है, कुछ होते तुम्हारा क्या बेटा स्टिमुलेटरी और कुछ होते तुम्हारा क्या बेटा इनहिबिटरी। कुछ होंगे स्टिमुलेटरी, दूसरा क्या होगा तुम्हारा बेटा इनहिबिटरी। और जो स्टिमुलेटरी होगा उसी को हम क्या कहेंगे तुम्हारा बेटा रिलीजिंग। तो रिलीजिंग हार्मोन सिंपल सा चीज क्या है तुम्हारा बेटा, जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है उसी को हम क्या कहेंगे रिलीजिंग। दूसरा चीज यहां पर है बेटा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक जो बात है, ये गोनाडोट्रोपिक का मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा जीएनआरएच है वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम जब हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम है आरेनोहाइपोफाइसिस, आरेनोहाइपोफाइसिस। सिंपल सा चीज है बेटा, हाइपोफाइसिस का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड और ये एंटीरियर साइड में रहता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे आरेनोहाइपोफाइसिस। ये आरेनोहाइपोफाइसिस में एक सेल रहता है और वो सेल का नाम क्या है गोनाडोट्रोपिक सेल, गोनाडोट्रोपिक सेल। ये ट्रॉफी का हम क्यों कहते हैं ऑलरेडी तो हम में पढ़ चुके हैं बेटा, फिर भी यहां पर देख लो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक सेल रहता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिक सेल। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है ये गोनाडोट्रोपिक सेल
इसीलिए इसका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो जब तुम्हारा जीएनआरएच सिक्रेशन होगा, ये जीएनआरएच का सिक्रेशन कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी से पहले नहीं होगा, ये प्यूबर्टी के बाद ही होगा, या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे ही होगा। ये प्यूबर्टी से पहले नहीं होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा गोनाडोट्रोपिक सेल को फॉर द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिक सेल जब तुम्हारा स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिंथेसिस करेगा। और गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है ये हम किसको कहते हैं बेटा, LH प्लस FSH, ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन। LH और FSH को मिला के हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन। तो मतलब यहाँ पर सिंपल सा चीज है, जीएनआरएच की वजह से LH और FSH का क्या हुआ, हमारा बेटा सिक्रेशन हुआ, वो भी कहां पर हुआ, हमारा बेटा प्यूबर्टी में। तो उसी के बारे में, उसका आगे क्या होता है, उसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, आसान सा चीज है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब तुम्हारा LH और FSH सिक्रेशन होगा, ये दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन, जिसको सिंथेसिस कौन करता है तुम्हारा बेटा, सीक्रेट कौन करता है तुम्हारा, गोनाडोट्रोपिक सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएनआरएच, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो ये जो LH है, ये LH ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा, और जो FSH भी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा। पर LH जो है, ये LH का हार्मोन का जो, या फिर लिंटेनाइजिंग हार्मोन का टारगेट सेल अलग है, FSH का टारगेट सेल अलग है। जब हम बात करते हैं LH के बारे में, तो LH का जो टारगेट सेल है बेटा, वो है लेडिंग सेल। LH का जो टारगेट सेल है वो है लेडिंग सेल। कहने का छोटा सा मतलब ये है बेटा कि LH जो होता है, इसका रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट रहता है, लेडिंग सेल। लेडिंग सेल के पास प्रेजेंट रहता है, और ये लेडिंग सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, और ये इंटरस्टिशियल सेल जो है, इसको स्टिमुलेट करता है LH इन केस ऑफ मेल। तो इसीलिए LH का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इंटरस्टिशियल सेल जब स्टिमुलेट करता है LH के थ्रू, तो वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। ये एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन को कंबाइन में हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन। पर ये एंड्रोजन में से मेजरली किसका सिंथेसिस करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल सेक्स हार्मोन डिफरेंट टाइप का होता है, उनमें से जो मेजॉरिटी में रहता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा हार्मोन के बारे में जब हम बात करते हैं FSH के बारे में, FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक अनदर सेल को स्टिमुलेट करता है जिसका नाम है सर्टोली सेल। याद करो बेटा, सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या है, नॉर्स सेल, या फिर इसका और एक नाम भी है बेटा, और वो नाम उसको हम क्या कहते हैं हमारा बेटा, सब्सटेंटिकुलर सेल। सब्सटेंटिकुलर सेल, सब्सटेंटिकुलर सेल। तो FSH का रिसेप्टर रहेगा सर्टोली सेल के पास, और ये FSH जब सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, तो ये सर्टोली सेल क्या करेगा, मेजरली तीन तरह का हार्मोन सिंथेसिस करता है, पर हमेशा सिंथेसिस नहीं करता, पर मेजॉरिटी में वो तीन तरह का हार्मोन सिंथेसिस कर सकता है। क्या क्या तीन तरह का हार्मोन है बेटा, पहले तो क्या है, यहाँ पे तीन तरह का कंपोनेंट को सिक्रेशन करेगा। पहले का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एबीपी का मतलब क्या है हमारा बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन के साथ बाइंडिंग करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। पर इसका जरूरत क्या है, थोड़ी देर में उसके बारे में भी बात करेंगे बेटा। दूसरा जो हार्मोन है बेटा, इसको हम कहते हैं एंटी मुलेरियल हार्मोन, AMH, एंटी मुलेरियल हार्मोन इसका दूसरा नाम है। और दूसरा जो हार्मोन सिंथेसिस करता है उसका नाम है एंटी मुलेरियल हार्मोन। और ये जो एंटी मुलेरियल हार्मोन है, जिसको शॉर्ट नाम क्या कहते हैं, AMH, इसका भी फंक्शन थोड़ी देर में इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा जो हार्मोन, तीसरा जो हार्मोन को सिंथेसिस करता है जिसका नाम है इनिबिन। इसका नाम है इनिबिन। तो हर एक का फंक्शन के बारे में थोड़ा एक बार रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे बेटा। देखो बेटा, एंड्रोजन जो है वो क्या होता है तुम्हारा बेटा, एक स्टेरॉयडल हार्मोन है,
और ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो ब्लड में तो डिफ्यूज होके नहीं रहेगा, सॉल्युबल होके नहीं रहेगा, क्योंकि वो फैट से बना हुआ होता है, और फैट का भी बात अगर सॉल्युबल नहीं होगा, और ब्लड में मेजॉरिटी पार्ट में क्या रहता है, वाटर। तो ब्लड में मेजॉरिटी पार्ट में वाटर रहने की वजह से ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये तो उसमें सॉल्युबल होके नहीं रहेगा, उसको कैरी करने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होता है, और उस प्रोटीन का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मान लो ये जो एबीपी है, ये एक प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, इसके सरफेस में बहुत सारे एंड्रोजन को बाइंडिंग करेगा, बहुत सारे एंड्रोजन का यहाँ पर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। जब बहुत सारे एंड्रोजन का बाइंडिंग होगा और बहुत सारे एंड्रोजन एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा चीज क्या होगा तुम्हारा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या समझते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन इंक्रीज। कहने का ये मतलब है पहले एंड्रोजन जो था वो क्या इधर उधर भटक के घूम रहा था, जब एबीपी आया तो वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो गया, जब एक जगह पे आके इकट्ठा हुआ तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। तो दूसरा जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं एमएच, एंटी मुलेरियल हार्मोन। इसका नाम है एंटी मुलेरियल हार्मोन। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, और मुलेरियल हार्मोन का मतलब क्या है समझते हैं। फीमेल के केस में एक डॉट डेवलप करता है जिसको कहते हैं मुलेरियल डॉट, जो कि मेल के केस में नहीं चलते। तो मेल में मुलेरियल डॉट नहीं होता है, उसके बदले क्या रहता है, ओल्फियन डॉट। तो मेल के केस में मुलेरियल डॉट के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो हार्मोन का सिंथेसिस होता है उस हार्मोन का नाम है एंटी मुलेरियल हार्मोन, जो मुलेरियल डॉट को कभी डेवलप करने देगा ही नहीं। ये हो गया एंटी मुलेरियल हार्मोन, और ये नॉर्मली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सिक्रेशन होता है। तीसरा जो हार्मोन है बेटा वो है इनिबिन। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल या फिर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन दोनों के दोनों एक साथ दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये जो जीएनआरएच है या फिर जो हाइपोथैलेमस है एंड जो तुम्हारा क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों को वो क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन, जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल को इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे उसका सिंथेसिस को, इसीलिए उसका नाम है इनहिबिट। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिक हार्मोनल फंक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीएनआरएच के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि कब सीक्रेशन होता है, प्यूबर्टी में। इसीलिए यहाँ पर क्या है तुम्हारा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के बाद होता है, प्यूबर्टी से पहले नहीं होता। उसके बाद आगे चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा, इस स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या करते हैं तुम्हारा बेटा, तीन फेज में डिवाइड करते हैं। क्या क्या तीन फेज है, उसका मतलब क्या है, थोड़ा बात करते हैं। पहला जो फेज है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो फेज का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज का नाम है ग्रोथ फेज, और तीसरा जो फेज है बेटा वो तीसरा फेज का नाम है मैच्योरेशन फेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, लास्ट वन इज द मैच्योरेशन फेज। तो पहले बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में, उसके बाद आगे चलेंगे बाकी सारे फेज के बारे में। तो पहले समझ आ गया यहाँ पर तीन फेज है बेटा, और ये तीनों के तीनों ध्यान से याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी के बाद होता है। पर जब तुम बात करते हो oogenesis में, जब हम आगे देखेंगे oogenesis में ये तीनों का ड्यूरेशन या फिर जो इनिशिएशन वो अलग अलग टाइम में होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। मल्टीप्लिकेशन फेज, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, टर्म को समझने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। तो देखो बेटा नाम पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, मतलब जिस फेज में नंबर मल्टीप्लाई होगा उस फेज को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। या फिर जिस फेज में सेल का नंबर इंक्रीज होता है उस फेज को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो होता क्या है इसमें बेटा, मान लो ये स्पर्मेटोगोनियम है, मदर स्पर्मेटोगोनियम, मदर जर्म सेल, या फिर तुम कह सकते हो क्या तुम्हारा बेटा प्रिमोर्डियल जर्म सेल। प्रिमोर्डियल जर्म सेल नहीं कहते हैं क्योंकि प्रिमोर्डियल जर्म सेल अलग है, उसको बाद में देखा जाएगा। पर ये क्या है तुम्हारा बेटा मेल जर्म सेल,
इसको हम क्या कहते हैं स्पर्माटोगोनियम, जो कि डिप्लॉयड सेल है और इसके पास 46 क्रोमोसोम में से 44 प्लस XY क्रोमोसोम रहता है। पर ये जो डिप्लॉयड सेल है, कहने का ये मतलब है बेटा इसके पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा। 2n का मतलब क्या है, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। मान लो ये हो गया एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दो सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है बेटा, ये दो सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर टू सेट्स ऑफ डीएनए भी देता है। यहाँ पर क्या रहेगा, टू सेट्स ऑफ डीएनए भी रहेगा और डीएनए के लिए हम क्या लिखते हैं 2C, क्या लिखते हैं तुम्हारा बेटा 2C। तो स्पर्माटोगोनियम 2n एंड 2C कंडीशन में रहता है, प्लस क्या रहता है 44 प्लस XY कंडीशन में रहता है। और ये स्पर्माटोगोनियम नंबर इंक्रीज करेगा, कहने का ये मतलब है ये क्या करेगा, दो सेल में कन्वर्ट होगा और ये जो दो सेल है ये फर्दर क्या करेंगे, चार सेल में कन्वर्ट होंगे। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये तो समझ आ गया कि भाई यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पर नंबर यहाँ पर 1 से 2 को हुआ, 2 4 को हुआ, ये कैसे बाय सेलुलर डिवीजन, बाय सेलुलर डिवीजन। और यहाँ पर सेलुलर डिवीजन के बाद यहाँ पर जो डॉटर सेल भी बनेगा, ये जो डॉटर सेल दिख रहा है बेटा, ये डॉटर सेल भी जो है ये भी डिप्लॉयड सेल ही है। मतलब यहाँ पर जो सेलुलर डिवीजन हुआ है उसका एंड रिजल्ट भी क्या है तुम्हारा बेटा, डिप्लॉयड सेल है। और ये जो डिप्लॉयड सेल, मदर सेल डिप्लॉयड है, डॉटर सेल डिप्लॉयड है, और ये इस तरह का जो पॉइडी अगर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो उस तरह का डिवीजन को कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। और ये माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहाँ पर स्पर्माटोगोनियम डिवाइड करके जो चार सेल बनाया, ये चार सेल को हम क्या कहेंगे, स्पर्माटोगोनियम कहेंगे, स्पर्माटोगोनियम। पर भाई यहाँ पर सिंपल सा चीज है, ये भी स्पर्माटोगोनियम डिप्लॉयड सेल है, इसको भी, ये भी क्या है, स्पर्माटोगोनियम डिप्लॉयड सेल है। इनमें से मदर सेल कौन सा है, डॉटर सेल कौन सा है, कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो मदर स्पर्माटोगोनियम है वो डायरेक्टली स्पर्माटोजेनेसिस में एंटर नहीं करता है, पर डॉटर स्पर्माटोगोनियम में से कुछ डॉटर स्पर्माटोगोनियम, सारे नहीं, कुछ डॉटर स्पर्माटोगोनियम स्पर्माटोजेनेसिस में एंटर करते हैं। तो मतलब यहाँ पर फ्यूचर डिसाइडेड हुआ, फ्यूचर डिसाइड होने का ये मतलब है कि स्पर्माटोगोनियम, मदर स्पर्माटोगोनियम डॉटर स्पर्माटोगोनियम को कन्वर्ट होगा, तो ये मदर स्पर्माटोगोनियम इज ए अनडिफरेंशिएटेड सेल, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये स्पर्माटोगोनियम को डिवाइड नहीं करता है, तुरंत डायरेक्टली डिवाइड नहीं करता है, इसलिए इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। एंड दैट अनडिफरेंशिएटेड सेल नाउ कन्वर्टेड टू डिफरेंशिएटेड सेल। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये डिफरेंशिएटेड सेल हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड सेल को कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस में डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन फेज में एनसीईआरटी का लिखा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये डॉटर स्पर्माटोगोनियम जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है, उसका फर्दर क्या होता है उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में अभी बात करेंगे। तो थोड़ा देखते हैं, समझते हैं चीज क्या है। तो बेटा स्पर्माटोगोनियम माइटोटिक डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन करने के बाद डिफरेंशिएटेड स्पर्माटोगोनियम बना। और ये जो डिफरेंशिएटेड स्पर्माटोगोनियम है बेटा, ये दो तरह का होता है, एक है टाइप ए स्पर्माटोगोनियम, दूसरा हो जाएगा टाइप बी स्पर्माटोगोनियम। एक हो जाएगा टाइप ए स्पर्माटोगोनियम, दूसरा हो जाएगा टाइप बी स्पर्माटोगोनियम। ये दोनों में से दो तरह का जो स्पर्माटोगोनियम होगा, इनमें से ये जो टाइप बी है एंटर इनटू स्पर्माटोजेनेसिस, एंटर इनटू स्पर्माटोजेनेसिस, ये स्पर्माटोजेनेसिस में एंटर करेगा। पर जो टाइप ए है वो स्टोर होके रहेगा और इन फ्यूचर जब स्पर्माटोजेनेसिस होगा तब वो इन्वॉल्व होगा। पर डायरेक्टली डिसेंडेंट का जो स्पर्म होगा वो किसका है तुम्हारा बेटा, टाइप बी स्पर्माटोगोनियम का। तो ये टाइप बी स्पर्माटोगोनियम के बारे में हम बात करेंगे बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो जब टाइप बी स्पर्माटोगोनियम के बारे में बात करते हैं बेटा, मान लो ये टाइप बी स्पर्माटोगोनियम है, ये टाइप बी स्पर्माटोगोनियम। पर ये जो स्पर्माटोगोनियम है, ये स्पर्माटोगोनियम एक डिप्लॉयड सेल है, स्पर्माटोगोनियम एक डिप्लॉयड सेल है। मतलब इसके पास भी कितने क्रोमोसोम रहेगा तुम्हारा बेटा,
46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम मतलब 44 प्लस XY कंडीशन है। और इसके पास भी क्या होगा तुम्हारा बेटा, 2 सेट्स ऑफ डीएनए रहेगा। ये हो गया 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और इसके अंदर क्या रहेगा, 2 सेट्स ऑफ डीएनए। तो यहां पर क्या होगा 2C, यहां पर 2N 2C कंडीशन रहता है। और ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम ये एंटर करेगा ग्रोथ फेज। सेकंड जो फेज था, एक था तुम्हारा क्या मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज। तो ये सेकंड फेज जो कि क्या है ग्रोथ फेज, उसमें एंटर करेगा। सिंपल सा मतलब है बेटा, ये जो ग्रोथ फेज है, जिस फेज में ग्रोथ होगा उस फेज को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ फेज। और ये जो ग्रोथ फेज है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, आसान सा चीज है बेटा। ये ग्रोथ फेज में क्या क्या चीजें होता है बेटा, इंटरफेज तो होता है, इंटरफेज, क्योंकि एक सेल जब सेल डिवीजन करेगा तो वो पहले सेल साइकिल में एंटर करेगा। और सेल साइकिल में दो फेज होता है, इंटरफेज, दूसरा क्या है एपिफेज, माइटोटिक फेज या फिर मेयोटिक फेज, एपिफेज। तो ये इंटरफेज में तो एंटर करेगा, इंटरफेज प्रेजेंट यहां पर होगा, पर एक फेज एब्सेंट है। कहने का ये मतलब है कि जब तुम बात करते हो क्या बेटा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम जब ग्रोथ फेज में एंटर करेगा उसमें कोई सेलुलर डिवीजन नहीं होगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो सेलुलर डिवीजन। यहां पर कोई भी सेलुलर डिवीजन नहीं होगा। जब यहां पर कोई सेलुलर डिवीजन हुआ ही नहीं तो होता क्या है बेटा, बेटा देखो यहां पर इंटरफेज में वो प्रेजेंट है, मतलब इसमें G1 भी है, S भी है, G2 भी है। तो S फेज होने की वजह से यहां पर क्या होगा तुम्हारा बेटा, जो डीएनए था वो क्या हुआ तुम्हारा बेटा, डुप्लीकेट हुआ, या फिर डीएनए डुप्लीकेशन, या फिर उसका क्या कहेंगे तुम्हारा बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन या फिर उसका क्या कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें होता क्या है बेटा, तो होता क्या है, देखो ये हो गया दो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें दो सेट्स ऑफ डीएनए है, दो सेट्स ऑफ डीएनए है। मान लो ये रेप्लिकेट किया तो इसके पास भी एक सेट ऑफ डीएनए आएगा, इसके पास भी एक नया डाटा डीएनए आ जाएगा, पर एक क्रोमोसोम में या फिर एक क्रोमाटिड में एक डीएनए रहता है। तो ये होता क्या है, इसका फर्दर स्टेप क्या होता है तुम्हारा बेटा, ये जो डीएनए था होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमाटिड में डिवाइड हो जाएगा। ये किसमें डिवाइड हो जाएगा, सिस्टर क्रोमाटिड में डिवाइड हो जाएगा। एक के पास आ जाएगा पुराना वाला डीएनए और दूसरे के पास आ जाएगा तुम्हारा क्या बेटा, नया वाला डीएनए। तो ये दो क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। ये क्रोमाटिड को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड। पर ये दो क्रोमोसोम जो है इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यही कंडीशन ये बड़ा सेल में आ जाएगा जिसका साइज लार्जर है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा बेटा, ये हो गया सिस्टर क्रोमाटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड, ये हो गया क्रोमाटिड, ये हो गया सिस्टर क्रोमाटिड। इनके पास दो डीएनए आ जाएगा, ये एक सिंगल क्रोमोसोम क्योंकि सेंट्रोमियर एक है बेटा। यहां पर कितने डीएनए आ गया, दो डीएनए, और क्रोमोसोम कितना है, एक। पर ये जो लार्जर सेल है जिसमें साइज इंक्रीज हुआ है, साइज का ग्रोथ हुआ है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये इंटरेस्टिंग चीज यहां पर याद रखने वाला है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, यहां पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके पास भी दो सेट्स ऑफ डीएनए क्रोमोसोम है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, बट डिफरेंस क्या है बेटा, जो स्पर्मेटोगोनियम था उसके पास क्या था तुम्हारा बेटा, 2C। क्या था तुम्हारा बेटा, 2C, दो सेट्स ऑफ डीएनए था, और यहां पर क्या हो जाएगा, चार सेट्स ऑफ डीएनए, 2A 4C। और इसको हम क्या लिखेंगे तुम्हारा बेटा, 44 प्लस X1, ये डिप्लॉयड है। तो ये हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाला क्या है, ये क्या है, 4C। इसके पास डीएनए जो है वो डबल है, डीएनए डबल है क्योंकि वहां पर कोई सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ। अगर सेलुलर डिवीजन होता तो अलग से होता, तो यहां पर सेलुलर डिवीजन नहीं होता। इसके बाद जब हम बात करते हैं ग्रोथ फेज में, ये जो प्रोडक्ट बना, ग्रोथ फेज का एंड प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थर्ड फेज में एंटर करेगा, और ये थर्ड फेज का नाम है मैचुरेशन फेज। अभी वही थर्ड फेज के बारे में बात करेंगे, और ये थर्ड फेज क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं।
तो देखो बेटा, ग्रोथ फेज का जो एंड प्रोडक्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो थर्ड फेज में एंटर करेगा और वो थर्ड फेज का नाम है मैच्योरेशन फेज। उसका नाम है मैच्योरेशन फेज। तो यहां पर एक टर्म आता है मैच्योरेशन, जिस फेज में मैच्योरेशन होता है उसको हम कहेंगे मैच्योरेशन फेज। तो ये मैच्योरेशन फेज में एंटर कौन किया तुम्हारा बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि ग्रोथ फेज का एंड रिजल्ट कौन है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर इनटू द मैच्योरेशन फेज। तो यहां पर लिख लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? 2n और C, और इसके पास क्रोमोसोम क्या रहेगा? 44 प्लस XY। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योरेशन फेज में जब एंटर करता है तो मैच्योरेशन फेज, ध्यान से सुनना, मैच्योरेशन फेज जो होता है ये जैसे कि मल्टीप्लिकेशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, वैसे ही मैच्योरेशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेयोटिक डिवीजन। ये किस तरह का डिवीजन करवाता है? मेयोटिक डिवीजन, मेयोसिस करवाता है। और याद करो बेटा, मेयोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, सेकंड मेयोटिक डिवीजन, या फिर मेयोटिक 1 एंड मेयोटिक 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें एंटर करेगा? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। बट इंटरेस्टिंगली ये जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में ये जो डिप्लॉयड सेल था वो हैप्लॉयड सेल को कन्वर्ट होता है। ये हैप्लॉयड सेल को कन्वर्ट होगा, इसीलिए ये दोनों जो हैप्लॉयड सेल है, इसीलिए यहां पर प्लॉयड में रिडक्शन होता है, इसलिए फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज द रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहां पर क्या है तुम्हारा बेटा? रिड्यूस हुआ है तुम्हारा किसका? तुम्हारा बेटा क्रोमोसोम का प्लॉयड, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शनल डिवीजन। और होता क्या है यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां पर ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा? स्प्लिटिंग। दो होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा? स्प्लिटिंग। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में पहला चीज क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा? स्प्लिटिंग। तो यहां पर लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा चीज यहां पर क्या होगा? थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि यहां पर जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिवाइडेड होगा, जो आज क्या होगा? जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो भी इक्वली होगा। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में इक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, अदरवाइज क्या है? इक्वल न्यूक्लियस का डिवीजन। कहने का मतलब है इक्वल साइटोकाइनेसिस, अदरवाइज इक्वल कार्योकाइनेसिस। ये चीज याद रखने वाला चीज क्यों है बेटा? क्योंकि oogenesis में इक्वल कार्योकाइनेसिस तो होता है, इक्वल कार्योकाइनेसिस oogenesis में तो होता है, पर जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, पर फीमेल के केस में जो oogenesis है उसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। पर यहां पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये जो दो सेल बना, दो डॉटर सेल बना, एक सिस्टर क्रोमाटिड इसके पास आ जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड ये दूसरा सेल के पास आ जाएगा। और ये जो सिस्टर क्रोमाटिड है बेटा, ये सिस्टर क्रोमाटिड के अंदर ये डीएनए है, ये दूसरा डीएनए, यहां पर भी ये भी हो गया एक डीएनए, ये हो गया दूसरा डीएनए। तो मतलब ये हैप्लॉइड तो है पर इसके पास दो डीएनए रहता है, ये भी हैप्लॉइड है, इसके पास दो डीएनए रहता है। और ये जो दोनों है इनमें से एक कैरी करेगा 22 प्लस X क्रोमोसोम, दूसरा कैरी करेगा 22 प्लस Y क्रोमोसोम। और ये दोनों सेल को हम क्या कहेंगे तुम्हारा बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है, या रिडक्शनल डिवीजन का एंड रिजल्ट क्या है तुम्हारा बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अभी एंटर करेगा सेकंड मेयोटिक डिवीजन में, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे इसके बारे में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बारे में, अभी हम बात करेंगे सेकंड मेयोटिक डिवीजन के बारे में। जब हम बात करते हैं सेकंड मेयोटिक डिवीजन के बारे में, थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या चीज यहां पर सिनेरियो है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट याद रखना क्या कौन सा कंडीशन रहता है? N2C।
तो मान लो ये हो गया एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसके पास क्या है 2n इसके पास 22 प्लस x रहेगा, इसके पास 2 क्रोमाटिड रहेगा, और ये हो गया दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसके पास भी 2 क्रोमाटिड रहता है, ये भी क्या है n2, इसके पास क्या रहेगा 22 प्लस y। अभी ये दोनों एंटर करेंगे इसमें तुम्हारा बेटा सेकंड मेयोटिक डिवीजन, और इंटरेस्टिंगली ये सेकंड मेयोटिक डिवीजन एक इक्वेशनल डिवीजन है। जैसे कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन था, तो सेकंड मेयोटिक डिवीजन क्या होगा इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि ये जो सेल जब डिवाइड करेगा सेकंड मेयोटिक डिवीजन में डिवाइड करेगा, ये जो सेल बनाएगा इसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मदर सेल के साथ सेम रहता है, मतलब इसके पास 23 क्रोमोसोम है, n है, इसके पास भी क्या होगा 23 क्रोमोसोम होगा हप्लॉइड, ये भी क्या होगा तुम्हारा बेटा हप्लॉइड। as well as ये जो तुम्हारा था सेल, ये भी जब डिवाइड करेगा तो ये भी 2 सेल जब बनाएगा, ये 2 सेल में ये भी क्या हो जाएगा हप्लॉइड, इसके पास भी क्या होगा तुम्हारा बेटा 22 प्लस y, इसके पास क्या होगा 22 प्लस y। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है या फिर माइटोटिक के जैसा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। पर यहाँ पर जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन होता है, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर क्या होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पर क्या होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होने की वजह से एक सिस्टर क्रोमाटिड एक सेल के पास आ जाएगा विथ 1 डीएनए and another sister chromatid separated to another structure with 1 DNA। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो होगा बेटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा तुम्हारा बेटा एक क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड एक सेल के पास आएगा, दूसरा जो सिस्टर क्रोमाटिड था यहाँ पर क्या होगा अलग हो जाएगा। तो कहने का यहाँ पर सेकंड मेयोटिक डिवीजन में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमाटिड है ये सिस्टर क्रोमाटिड क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो कंडीशन आ जाएगा ए सी, क्योंकि इसके पास एक ए, इसके पास भी क्या होगा एन सी, इसके पास भी एन सी, इसके पास भी क्या होगा एन सी कंडीशन आएगा। पर ये जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन का ये जो रिजल्ट बना उसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, जो कि हप्लॉइड सेल है। और ये जो स्पर्मेटिड है ये सेकंड मेयोटिक डिवीजन का एंड रिजल्ट है। और यहाँ पर सिंपल सा चीज क्या होगा, विदाउट सेलुलर डिवीजन ये जो स्पर्मेटिड था ये डिफरेंशिएशन होगा, इसमें क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, और ईच स्पर्मेटिड जो डिफरेंशिएशन हुआ ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, एंड दैट स्पर्मियोजेनेसिस इज conducted by FSH। तो FSH सारा प्रोसेस टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, और स्पर्मियोजेनेसिस जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय FSH, बाकी सब क्या कंट्रोल करेगा टेस्टोस्टेरोन। तो ये डिफरेंशिएशन होने की वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होने की वजह से ये जो स्पर्मेटिड था अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा, और स्ट्रक्चरल चेंजेस करके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ। यहां पर भी कोई सेलुलर डिवीजन नहीं होता है, स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ भी एक हप्लॉइड सेल है जिसमें क्या होगा 50 तो एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्मेटोजोआ बनेगा, और ये 4 यहां पर भी स्पर्मेटोजोआ बनेगा, यहां पर भी स्पर्मेटोजोआ बनेगा, इधर भी स्पर्मेटोजोआ बनेगा। 4 स्पर्मेटोजोआ में से 50% स्पर्मेटोजोआ X क्रोमोसोम कैरी करेंगे, और 50% जो क्या है हमारा बेटा जो स्पर्मेटोजोआ वो Y क्रोमोसोम कैरी करेंगे, और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन, और दैट प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसीलिए इनिशियली वहां पर क्या लिखा है डिफरेंशिएशन का लिखा हुआ है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है स्पर्मेटिड कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है। अब ये एक अलग टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस होता कैसे है। यहाँ पर तुम्हारा खत्म हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का एक ब्रीफ आइडिया, जिसमें हम क्या क्या देखें वो कैसे कंट्रोल किया जाता है और उसका डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे।
और कैसे वो सारा चीज कंप्लीटेड होगा।